कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रतिशोध। और वो आपने कहावत सुनी है ना, अब इन तिलों तेल नहीं है। ये कहावत कहीं ऐन फिट बैठ रही है। जहां किसी को तेल नजर आ रहा था, अब उनको बताया जा रहा है वहां तो तेल है ही नहीं। असल में वहां तेल नहीं, पानी भी कम है। कहते हैं ना, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इज्जत, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। ये किस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर ही जीने के आदी हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वो आज आपको बताता हूं। प्रतिशोध देख रहे हैं आप। मेरे साथ जनरल सिन्हा यहां पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। कमोडोर बहल भी मेरे साथ हैं। सर गुड इवनिंग, जय हिंद। आप लोगों के साथ जुड़कर तो वाकई जोश किसी और लेवल पर जाता है। पहले ये खबर देखिए, व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के पीएम शहबाज की बेइज्जती। ट्रंप ने शहबाज को 30 मिनट, आधे घंटे इंतजार कराया। व्हाइट हाउस में माथा पकड़कर बैठे रहे शहबाज को इंतजार कराकर ट्रंप मीडिया से बात करते रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतजार करते रहे शहबाज। ये मुनीर ने खुद बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतजार चल रहा था और यह इंतजार घड़ी 2 घड़ी, मिनट 5 मिनट का नहीं, आधे घंटे का था। And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. Then I said maybe they'd like to join and they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. Then I said maybe they'd like to join and they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. Then I said maybe they'd like to join and they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. वो यहाँ शायद इस कमरे में आ गए होंगे, वैसे मुझे पता नहीं है। और हमें यहाँ पर बात करते हुए देर हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर अगर किसी को आप ये कहते हैं कि वो ग्रेट लीडर है और वो वाकई ग्रेट लीडर होता है हकीकतन, तो दुनिया उसको तस्लीम करती है, एक्नॉलेज करती है, मानती है, कहते हैं हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर ट्रंप ने फिर शहबाज को इतना इंतजार कराने के बाद थोड़ी मरहम पट्टी करने के लिए ग्रेट लीडर भी बता दिया। और जैसे ही ग्रेट लीडर उन्होंने कहा, अमेरिका के ही दूसरे नेता हंसने लगे। अब सोचिए कि जहां बेइज्जती को ही इज्जत के तमगे की तरह पहना जाता हो, वहां इसको आप बेइज्जती कहिएगा या उनकी इज्जत में इजाफा? जनरल सिन्हा, ये क्या हुआ? इज्जत में इजाफा हुआ, बेइज्जती हुई है? देखिए, जो उनकी औकात है, उस औकात उन्होंने पहले दिखाई कि आधे घंटे वेट कराया और फिर ले गए। उसके बाद तो ठीक है, देखिए क्या ये बनता है तो उनकी औकात। सर, मैक्रो को ट्रैफिक में खड़ा करा दिया, एर्दोगन को खड़ा करा दिया, इनको 30 मिनट तक इंतजार करा दिया। क्या हो गया? ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ये देख के खुद को तसल्ली दे रहे होंगे कि एर्दोगन और वो भी तो हैं, देखिए मैं उस लीग का लीडर हूं। इन सब की इनकी औकात यही है। या आप इस चीज में मैं ट्रंप को मानता हूं। वो जानते हैं कि किसकी कितनी औकात है। जब मोदी जी गए थे, आपको पता होगा ना, ये फरवरी में गए थे, तो पीछे में उनके चेयर को ऐसे लगा रहे थे। जब वो लिख रहे थे ना, उसको कहते हैं विजिटर बुक्स में अपना लिखते हैं वो। राइट। वो खड़े थे। मगर बात इसकी नहीं है। बात ये है कि जब ये कहते हैं कि ही इज ऑल्सो ग्रेट लीडर, उन्होंने ये बोल दिया था आसिम मुनीर को, ही इज अ ग्रेट मैन, ऐसा बोला था कुछ। तो आपको कुछ लेनी है। आप भी तो जैसे हम आपको राइट। तो इसमें ये ब्याज स्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार जिन्होंने पढ़ा होगा हिंदी में, उनको मालूम होगा कि ये किस तरीके से उनको ग्रेट लीडर कहा जा रहा है और इसका मतलब क्या है। लेकिन जरा देखिए, अमेरिका की चापलूसी में लगा हुआ है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत बताया, ट्रंप को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, भारत के सामने सरेंडर से बचाने के लिए शुक्रिया कहा। तो अब ये सही बोल रहे हैं या इशाक डार सही बोल रहे हैं? सही कौन बोल रहा है भाई? पहले ये तो तय कर लो बोलना क्या है। वो कहते हैं ना कि पहले भाई ये तो तय कर लो बाहर जाके बोलना क्या है। देखिए, शांति पुरुष की जब हम बात करते हैं, क्या वो ईरान पे युद्ध करते हैं? क्या वो 10 नेवल शिप्स को वेनेजुएला के पास लगा देते हैं, 140 टॉमाहॉक को लगाते हैं, एयरबोर्न फोर्सेस को मेन तैयारी पे लगा देते हैं? और क्या उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, क्या वो बुला के जनरल से बात करते हैं इमरजेंसी मीटिंग करके? ये सारी बातें क्या दिखाती हैं कि आपकी मंशा कुछ और है। आपने साथ युद्ध जरूर
रुकवाए हों, उसमें से एक भारत पाकिस्तान का भी। और ये इन्होंने बोला इस बार कि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो आपने रुकवाया, आप शांति पुरुष हो। लेकिन एक्चुअली में अगर कहीं पे भी डिस्टेबलाइजेशन होती है पूरे विश्व के अंदर, उसके कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका या CIA का हाथ होता है। लेकिन इन लोगों से बात हुई क्या होगी? मतलब ये एक्चुअली जो सामने आई वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो बात जो सामने नहीं आई, क्या कहा गया होगा? देखिए, बाग्राम के बारे में तो जरूर बोला गया होगा, कहीं ना कहीं उनको बोला गया होगा। आप तो तालिबान सैंक्शन कमेटी में भी हैं, आप तो काउंटर टेररिज्म के वाइस चेयर हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी हाथ मरोड़ के कहते कि अब दीजिए बाग्राम एयरबेस अमेरिका को, ये पक्का हुआ होगा। दूसरी बात हुई होगी उनकी मिनरल्स डील की। वैसे यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी ने वहां पे 500 नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, मिनरल डील हुई होगी सर, बात बाग्राम की भी हुई होगी बिल्कुल। लेकिन तेल को लेकर अभी मैं आगे खबर दिखाने वाला हूं। तेल को लेकर इन्होंने ये कहा होगा क्या कि देखो मैंने एक मुगालता तुम्हारे बारे में बनाया हुआ है, दुनिया भर में तेल की बात कही हुई है और तुम लोग भी यही मेंटेन करना कि तेल है। देखिए, ये तो बोला ही होगा कि हमने ये कर दिया, हमने बता दिया कि हमने ही ये युद्ध थमवाया था, आप भी ये बोलो और बार बार बोलो। तो ये एक, देखिए, जब झूठ को भी आप 1000 बार बोलते हैं तो सच हो जाता है। तो आप देखिएगा हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा, इंडियन पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 2025 को, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था। ये आएगा हिस्ट्री, ये आप लेके चलिए। बात उसकी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है और उसको आप देंगे, उसके एक न्यूसेंस वैल्यू, उसका अपना। ये वाला जो इतिहास आप कह रहे हैं कि लिखा जाएगा, वो पाकिस्तान की किताब में लिखा जाएगा क्या, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? वेस्ट की किताब में भी लिखा जाएगा, ये आप लेके चलिए। अच्छा, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितने आगे सशक्त होकर कितनी जोर बोल सकते हैं, उसको प्रूव। तो अब ये बदल जाएगा, विक्ट्री इज रिटन बाय विक्टर की जगह विक्ट्री इज द हिस्ट्री इज रिटन बाय ट्रंप कहा जाएगा क्या? ट्रंप एंड हिस्टोरियन वेस्टर्न। यदि ऑपरेशन सिंदूर जो ऑपरेशन जारी है, यदि थमा है, ये नहीं होगा तो लिखा तो यही जाएगा जो ये लोग बोल रहे हैं। कितना भी आप बोल लीजिए, देखिए झूठ की सीमाएं होती हैं। मैं जो चीज बताना चाहता हूं कि क्या है, एक न्यूशंस वैल्यू है और उसके अंदर में पाकिस्तान के न्यूशन सब उसको बजाते हैं। अमेरिका उसको बजाता है, उसको चाइना बजाता है, सऊदी अरेबिया। तो ये न्यूशंस वैल्यू आज के जमाने की नई करेंसी आप समझ लीजिए इसको। आज देखिएगा आपके समाज में भी ऐसे लोग दिखाई देंगे जो जितना अजीब फूहड़, जिसकी जितनी न्यूसेंस वैल्यू होगी, उसको कई बार लोग उतना ही एहतराम करते हुए, उसको उतना ही एक्नॉलेज करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये नई तरह की एक। और जो शरीफ होता है उसको समझा देते हैं, अरे यार वो तो तुम समझो ना, वो तो वैसे ही है, तुम तो गाय हो। हाँ, तुम गाय हो और वो तो वैसे ही, वो तो वैसे ही। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात आ जाती है 2018 में क्या बोला था इन्होंने, ट्रंप ने? इन्होंने कहा था कि 15 साल से जो $33 बिलियन दिया गया है पाकिस्तान को, ऑल लाइज एंड डिसीट। कहां मिला ओसामा बिन लादेन? मिला तो एबोटाबाद के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और उसके बाद क्या बोला? पाकिस्तान प्रोवाइड्स सेफ हेवन टू टेररिस्ट। ये एकदम 360 डिग्री चेंज इनके अंदर कैसे आ गया, या 180 डिग्री चेंज कैसे आ गया? सर, वो इसमें इनका पर्सनल इंटरेस्ट आता है, जो कि नोबेल पीस प्राइज का है, WF कंपनी का, और अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए वो मिनरल रिसोर्सेज आया। लेकिन अगर ये इस तरीके की बात, इस तरीके का सच आप भूलकर अपने आप को मुगालते में रख रहे हैं, तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। और बहुत जल्द आपका हकीकत से जब वास्ता होगा तो आपको बहुत तेजी से सुनाई देगा। वेलकम। और सैफुल्लाह कसूरी का हिंदू विरोधी बयान देखिए। हिंदू विरोधी बयान सैफुल्लाह कसूरी का आया सामने। लश्कर तैयबा के मिलिट्री सरगना की धमकी, भारत में इस्लाम का राज लाने की धमकी दी। पहलगाम हमले के पहले का सैफुल्लाह कसूरी का वीडियो, भारत में हम इस्लाम को लाकर। अब देखिए, जो वो लोग जो ये कहते हैं कि गजवाए हिंद फालतू की बातें हैं, यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए ये असल में कुछ अपने आप हो रहा होगा, उसको बाय डिजाइन बताना, ये असल में एक कम्युनिटीज के बीच में एक तरीके से दरार डालने की बातें हैं। जब यहां पर उधर के लिए जिंदाबाद के नारे लगे और उधर कहा जाए कि हम यहां पर पूरे देश को इस्लाम का बना देंगे, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई डिजाइन है या डिफॉल्ट है। जनरल सिन्हा, देखिए, जब आप सैफुल्लाह कसूरी की बात करते हैं, ये वही है सरगना जिसने आपको पहलगाम का अटैक करवाया था। वो तो उसके फुट सोल्जर्स हैं जिन्होंने किया, कराने वाला तो यही था ना। और वो जब कहता है, और उसकी क्या है, जब आप कहते हैं ना रेगुलर वेन है, जब आप कहते हैं 2 नेशन थ्योरी में, नेशन थ्योरी में बना था ये मुस्लिम देश है और हम, ये जो चीजें होती हैं, मतलब एब्सोल्युटली क्लैरिटी है कि उनकी है क्या। आपने कहा ना जो गजवाए हिंद की बात, गजवाए हिंद गई नहीं है, गजवाए हिंद आज भी जारी है।
यदि आप नहीं होंगे, देखिए पूरे के पूरे, पहले तो ये छिपके करते थे ना, अब तो पैसा सांप के सामने उठा रहे हैं और बोलते हैं फोटो भी लगवाओ जो मरे हैं। मरकज तौबा, मरकज सब वो बन रहा है। उसके अलावा जो हिजबुल मुजाहिदीन था उसका नहीं, उसका भी आपने बताया कि वो कहीं ले गए खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर भी वो बना दिया। उसका वो इस तरीके से कसूरी जो कह रहा है वो हमारे सामने, वो स्टेटमेंट है सामने, और ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि असल में वहां पर एक घटना हो गई थी, हम पर भारत ने पहले तोहमत लगा दी कि तुम्हारे किए हुए, पाकिस्तान के किए हुए हो गया, और फिर अचानक हमने हमला, जब हम पर हमला हो गया तो हमने 26 ठिकाने और 4 रफेल उनके नेस्त नाबूद कर दिए। हकीकत जो है, क्या वहां पर ये लोग नहीं देख रहे होंगे? उनकी आवाम बिल्कुल देख रहे हैं, उनकी आवाम देख रही है। उन्होंने तो वीडियोस बनाए थे जब मरकज पे अटैक हुए थे, दोनों मरकज जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मुरीदके की है, भावलपुर की है, उन्होंने देखा कैसे 100 लोग मारे गए थे, उन्होंने वो वीडियोस को दिखाया, उन्होंने दिखाया हमारे बॉम्ब्स कैसे गिर रहे थे सरगोदा में और दूसरी जगह, आपको याद हो, बड़े बड़े प्लूम्स दिखा रहे थे। और यहां तक कि जब हमने एंट्रेंस पे बॉम्ब गिराया, एंट्रेंस के पास, मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल किराना हिल्स के अंदर बॉम्ब गिराया, लेकिन क्या हुआ, रिपल इफेक्ट तो सब जगह फैल गया। लेकिन ये लश्कर तैयबा की फिलॉसफी है इस्लामिक कैलिफेट बनाना, और पूरे मिडिल ईस्ट से लेके भारत के अंदर, और भारत के अंदर मुस्लिम रूल को लाना, ये इनकी फिलॉसफी है। ये बच्चों को भी वही सिखाते हैं। इस्लाम के नाम पर लोगों को कैसे बरगलाया जा सकता है और इस्लाम के नाम पर एक अलग जगह बनाकर उसकी कैसे दुर्गति की जा सकती है, इसका मॉडल तो ये सामने रख रहे हैं। मगर मुझे एक बात कहनी है, आप पाकिस्तान को कुछ करिए, भारत में नहीं ऐसे लोग। जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो लोगों ने नहीं बताया कि आपके 4 रफेल गिरे, वो दिखाओ, आप इसकी बात करो। ये बातें तो इंडिया से भी उठी है ना, जो आप कहते हैं ना हिस्ट्री कौन लिखता है, ऐसी बहुत बड़ी संख्या यहां भी है साहब। तो ये क्या ऐसे लोगों को कितना, हमारे देश की जनता ऐसे लोगों को कितनी अहमियत देगी जो कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमको घर जैसा लगता है? साहब दे या ना दे, मगर देखिए ये चीज तो चल रही है ना साहब, ये चली है जब से 1947 नहीं, तो अगर ये नहीं होता सर, तो फिर विपिन सर को क्यों कहना होता 2.5 फ्रंट्स की बात? एब्सोल्युटली। तो ये है, और इसके बारे में और इससे हम अनजान हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पहले तो उससे निपटा जाए ना जो बाहर है और बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखिए साहब, आप उससे तो 200% मैं फौज का हूं या फौज के हैं, हम निपट लेंगे, मगर अब आपने देश के लोगों से निपटना वो हमारी बस की बात नहीं। पर एक चीज मुझे बताइए आप, कि क्या दिखता नहीं है उन पॉलिटिकल लीडर्स को कि अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप देश का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं बालाकोट में कुछ गिरा है, जब आप ये बोलते हैं कि हमारे इतने रफाल गिर गए, और जब आप ये बोलते हैं कि मध्यस्थता की है ट्रंप ने, और ट्रंप ने इतनी बारी बोला है, आप क्या ये नहीं देख रहे कि आप उकसा रहे हैं ट्रंप को कि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए? आपको पार्लियामेंट में बयान देने की जरूरत पड़ सकती है, आपके अपने देश में आपको पार्लियामेंट में बयान देना पड़ता है कि कोई मध्यस्थता नहीं किया था। अब हम उसको पाकिस्तान को क्या बोलें? और इस देश की जनता बहुत बहुत बारीकी से हर एक बात देखती है, और उसके बाद जब चुनाव के दौरान फैसला होता है तो उधर से ये कहा जाता है कि देखो ये तो असल में चुनाव आयोग को इन्होंने अपना मोहरा बना लिया है, हर चीज को कब्जे में कर लिया है, वोट चोरी हो गई है। जरा थोड़ी देर रुकिए, सोचिए, छोटे से इंटरेस्ट के लिए अपने, क्या आप देश की अस्मिता, सुरक्षा, देश की अखंडता को कहीं दांव पर तो नहीं लगा रहे हैं? अगली खबर देखिए, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने दिया पाकिस्तान को झटका। पाकिस्तान के तेल भंडार पर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बयान। पाकिस्तान में तेल भंडारों की खोज में अमेरिका को दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान में अरबों के तेल भंडार के दावों की हवा निकली। डोनाल्ड ट्रंप ने किया था ऐलान, पाकिस्तान में तेल के विशाल भंडार को खोजने के लिए अमेरिका ने समझौता किया। और सिर्फ इतना नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी कह दिया था कि हु नोज टुमारो पाकिस्तान विल सेल इट्स ऑयल एंड इंडिया विल बाय दैट। सर वहां से बात यहां पहुंच गई, कम से कम अपने मंत्री को समझा देते कि भाई ऐसा कुछ मत बोलना। मालूम है 7वें क्लास के किताब में एक जगह लिखा है कि कितने कितने ऑयल के कहां भंडार हैं। भारत जो है 20वें पोजीशन में है, पाकिस्तान 54 पोजीशंस में है। वो कहते हैं 2.43 बिलियन उतना बैरल है वहां, हमारे यहाँ करीब 5 कुछ बिलियन बैरल है। तो ये तो 7वें क्लास के किताब में लिखा हुआ। तो आपको बताइए डोनाल्ड ट्रंप साहब को नहीं पता था ये क्या? यदि वही पाकिस्तान वाली 7वें क्लास की किताब देखनी पड़ेगी सर उसके लिए। वहां पर लिखा होगा कि पहले नंबर पर पूरी दुनिया में अगर कहीं ऑयल है तो पाकिस्तान में। सर बट एक चीज बताइए मुझे, इतना बड़ा तूफान आया था अभी ताइवान के अंदर, और उसके इतने सारे देश को इफेक्ट किया, इवन चीन को भी इफेक्ट किया। कितने लोग मारे गए हैं इसके अंदर, कितने घर उजाड़े गए हैं, कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरते हुए हमने देखा है।
अब बात चलनी चाहिए क्लीन एनर्जी की, ना कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करके और बढ़ाए फॉसिल फ्यूल और पॉल्यूट करे इस एटमॉस्फेयर को और ओजोन लेयर को और खराब करे, ताकि ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और ये जो तूफान आ रहे हैं इतने भयानक, वो आते रहे। ये तो एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये लेकिन दूसरा विषय है, ये बहस का दूसरा मुद्दा है। अभी तो सबसे पहली बात ये है कि तेल है भी क्या, शुरू से लोग कह रहे थे। एक आप माइक्रोस्कोप ले लीजिए या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप उन रिसोर्सेज वाले मैप पे चले जाइए, आपको कहीं दिखा वो तेल? नहीं, वो अगर ऐसा करके देखेंगे तो हो सकता है कहीं दिख रहा हो, कहीं चींटी उनको हाथी जैसी दिख गई हो, पता नहीं। इसीलिए तो वरना उनके ही मंत्री को आकर इसको कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करना पड़ता। सवाल यह है कि वो पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, ये एक ही डिस्पेंसेशन के लोग अलग अलग राग में गाने क्यों गाते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की व्हाइट हाउस में अहम बैठक। S-400 मिसाइल डील को लेकर तुर्की पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर ट्रंप प्रशासन कर रहा है विचार। तुर्की को मिल सकता है F-35 प्रोग्राम में दोबारा एंट्री। F-35 के प्रोग्राम में यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद की शर्त। अमेरिका तुर्की रिश्तों में नया मोड़, रूस पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश। मतलब यू शो मी द सिचुएशन, यू शो मी द मैन, आई विल टेल यू द रूल, नथिंग इज परमानेंट। वरना ये बताइए, किसी जमाने में अगर कोई बात आपको नागवार थी और आपने सैंक्शंस की बात की, तो आज वही चीज आप कैसे भुलाने के लिए तैयार? यही तो बात है। देखिए, अब एर्दोगान की पोजीशन को इतने ऊपर ले गए कि रशिया का युद्ध रुकवा दीजिए, आपसे वो विनती कर रहे हैं। वो तो कहते थे कि मैं आया नेक्स्ट डे युद्ध रुक जाएगा। इन्होंने क्या क्या नहीं किए, भारत तक को लपेट लिया कि आप तेल लेना बंद कर दिए, नहीं तो युद्ध नहीं रुकेगी। अब एर्दोगान के मोरलेस वो कह रहे हैं ना, सारी चीजें माफ, आप ये युद्ध रुकवा दीजिए और हमारा F-35 ले लीजिए। वैसे मुझको ये पाकिस्तान के संदर्भ में सर, उसकी न्यूसेंस वैल्यू के चलते चाइना और अमेरिका दोनों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बना रहता है। टर्की नेटो में रहकर पूरी अलग राग अपनी अलापता है, नेटो के हिसाब से नहीं चलता, वो काम करता है जो अमेरिका के लिए नागवार है। उसके बावजूद वो अपनी पोजीशन, उसकी सिग्निफिकेंस क्यों बनी हुई? देखिए, दो चीजें आ रही हैं इसके अंदर। पहले तो वो कह रहा है कि टर्की को कि आप तेल मत खरीदिए। एक्चुअली चीन भारत को छोड़े तो टर्की भी एक ऐसा देश है जो तेल लेता है अभी रशिया से। और दूसरी चीज आ जाती है कि टर्की का अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है गाजा को, तो वो नहीं चाहते कि टर्की अलग रूट में चले, वो वही करे जो नाटो करता है। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि टर्की इनको फॉलो करेगा। और जो ये बात कर रहे हैं F-35 की, ये डील बेचना चाहते हैं, वो खरीदना नहीं चाहते। वो तो अपना कान फाइटर जहाज बना रहे हैं 5th जनरेशन। तो ये सबको टिकाने में लगा हुआ है अमेरिका। इसके बावजूद कि F सीरीज को लेकर आप देख रहे हैं, उसके जो दावे होते हैं, जो हकीकत होती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। केरल आपको याद होगा, और यूक्रेन के कालिनवोस्कोए पोस्ट पर अटैक, रूस ने आर्टिलरी और ड्रोन से किया हमला। अब जरा देखिए रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट पर क्या चल रहा है। FPV ड्रोन अटैक से यूक्रेनी सेना की सप्लाई रूट ठप हो गई। जेलेंस्की की सेना बगैर रिजर्व और गोला बारूद के फंसी हुई है। जेलेंस्की की सेना बगैर रिजर्व और गोला बारूद के यहां फंसी हुई है, और यहां जो अटैक किए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से दी जा रही यूक्रेन को मदद, और उस मदद के बीच में से आती हुई ये तस्वीरें। जनरल सेना, देखिए, अभी जो फेस चल रहा है रशिया के एक्चुअली ऑन ग्राउंड ऑपरेशन, वो तो ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हैं। देयर रिजर्व 7 लाख रिजर्व लगा के रखे हैं। जो उनका मेन कंसर्न है वो वही जो हम लोग बात करते हैं सामरिक टर्म के। अभी वो चाहते हैं, क्यों पोलैंड के से चीजें आती हैं, तो हम लोग बात करते थे ना, वो क्या जगह का नाम है नीचे, लवीव के इलाके के ये जगह, वो उसको काटना चाह रहे हैं। और इसलिए जब मालदवा का नाम आता था, एक बार होता था बेलारूस से, और ये देखिएगा लास्ट फेज यही है, ये काट देंगे। दे हैव टू इंश्योर कि यदि यूक्रेन के पास ये चीजें ना आए, अभी नहीं बाद में भी, तो दे हैव टू टेक दैट स्टेप। और ये पहले प्लान में 22 नहीं तो सर उधर वाला हिस्सा इसलिए उसको बफर बना दिया जाएगा कि इधर नेटो अगर मान लीजिए किसी सूरत में होता है तो ये हमारे बीच में एक बफर हिस्सा रहे। वो जो एक बड़ा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा। हाँ। इधर पश्चिमी हिस्से में आप कह रहे हैं कि उसमें भी एक बनाया जाएगा ताकि उधर से हथियार, तो फिर यूक्रेन कहां रह जाएगा? देखिए, मोल्डोवा में तो अभी भी इनके 1500 के करीब रशिया के सोल्जर्स हैं ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया के अंदर, और वो निस्तर रिवर के जो भी एरिया पूर्व में है वो सारा का सारा ट्रांसनिस्ट्रिया में आता है, और वो बिल्कुल जुटा हुआ है यूक्रेन के साथ। अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं मोल्डोवा के अंदर, और उसके अंदर भी ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग जो वहां के हैं, इस समय ऐसी हवा चल रही है कि वो पार्टी जो रशिया के साथ है, हो सकता है वो पार्टी जीत जाए अभी इलेक्शन।
ये अगर होने वाला है तो सोचिए फिर उधर ज़ेलेंस्की के लिए किस तरीके के दिन इंतजार कर रहे हैं। और गाजा में इजरायली हेलीकॉप्टर पर अटैक, हमास आतंकियों ने हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की। गाजा सिटी में आरपीजी से हेलीकॉप्टर पर हमले की आशंका। हेलीकॉप्टर सुरक्षित, इजराइल ने हमले को नाकाम किया। लेकिन यहां पर आप देखिए कि इजराइल के जैसी शक्ति को जो दिन रात अपनी सुरक्षा को लेकर कृत संकल्प है और लगा रहता है, उसको भी चारों तरफ से होने वाले हमले और हमलों में की गई हिमाकत आपको यहां दिखाई देती है, जिसमें गाजा में इजरायली हेलीकॉप्टर पर यह अटैक दिखाई दे रहा है। हमास आतंकियों ने हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश तब की है जब हमास लगभग कहा जा रहा है कि उसकी पूरी रीढ़ तोड़ी जा चुकी है। जनरल सिन्हा, नहीं, उनके मेरे अनुसार ये तो कहते हैं 2000 के आसपास में उसकी स्ट्रेंथ बची है, उनकी मेजर कैपेबिलिटी बची है। क्यों गाजा की लड़ाई मेन है? देखिए, उनके अंदर अभी भी जितने भी टनल्स थे वो सुरक्षित हैं। जितने आपने बिल्टअप एरिया गिराए उसके नीचे की जमीन बंकर्स बने हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई दे वांट एवरीवन। नहीं होगा तो ये लड़ाई आप लड़ते रहिए, साल साल लगे, यही चीज़ चलेगी। द वे दे वांट टू डू इट, यहाँ निकाल के उसको पूरा सैनिटाइज करके नहीं ख़त्म करेंगे। आपने बिल्डअप एरिया को खंडर जो बनाया है वो ज़्यादा डेंजरस है यदि बिल्डअप एरिया खड़ा रहता। देखिए 500 किलोमीटर की टनल है, उसके अंदर अलग अलग जगह पे बंकर्स हैं और इनको ये भी नहीं पता कि एक टनल कहां से कहां जाती है और कहां से कहां लिंक हो जाती है। बूबी ट्रैप्स भरे हुए हैं उस टनल के अंदर। हो ही नहीं सकता कि ये लड़ाई जो है बहुत जल्दी से खत्म होने वाली हो। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आप दिखा रहे थे ना विजुअल की, ये हेलीकॉप्टर को अटैक करा, वो रॉकेट से उन्होंने फायर करने की कोशिश की और क्योंकि रॉकेट्स गाइडेड नहीं होते उसको शूट डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार इन्होंने ब्लैक हॉक डाउन किया था 20 सितंबर 2024 में और उसके विजुअल्स आज भी अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है, अभी भी जिसको समझा जा रहा है कि अब तो लगभग मृत प्राय ही समझ लीजिए, उसमें भी देखिए हमास अभी कितना बचा हुआ है और उसकी हिमाकत कितनी बची हुई है। और यमन की राजधानी सना पर फिर से इजरायली हमला, ऑपरेशन पासिंग पैकेज के तहत यह अटैक। हूती विद्रोहियों पर अटैक में 8 की मौत, आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। एक दिन पहले हूतियों ने इजराइल पर किया था ड्रोन अटैक, ये भी लगभग रोज की खबर हो गई है सर। वो मारते हैं 2 ड्रोन, हाँ 2 मिसाइल, और ये इधर से वो बहुत अफेक्टिव है जो इजराइल कर रहा है ना, चाहे हुदैदा में करता है, सना में करता है। देखिए उनके टॉप लीडर्स को तो मार चुका है, मगर जो हूती है ना सर, हूती जो ग्राउंड उनका है, फुट ऑन ग्राउंड है, वो भी है। वो तो अब इवन देखिएगा सऊदी अरेबिया को नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे जो अनुसार खबर आई है 25,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स आ चुके हैं उस बॉर्डर के ऊपर। तो यदि वहाँ बलूचिस्तान नहीं बचा पाए, वहाँ नहीं बचा पाए, इसको कैसे बचा लेंगे साहब? तो ये यहाँ क्या होने वाला है आगे, ये बहुत बड़ा सवाल। और इधर क्या देख, रूसी फाइटर की अमेरिकी स्पेस में घुसपैठ की कोशिश। अगली खबर देखिए, 4 रूसी फाइटर अलास्का वायु रक्षा क्षेत्र में घुसे। 2 रशियन Tu-95 बॉम्ब वर्षक, 2 सुखोई 35 इसमें शामिल। अमेरिकी F-16 ने सुखोई 35 को फिर खदेड़ा। पिछले हफ्ते भी 3 नेटो देशों में रूसी फाइटर्स की घुसपैठ, पोलैंड, एस्टोनिया, रोमानिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। लेकिन जब अमेरिका ये कह रहा है सर कि कहीं भी नेटो देशों के हवाई क्षेत्र में अगर रशियन विमान दिख जाएं तो उनको शूट डाउन कर दो, तो ऐसे में खदेड़ क्यों रहा? करो ना शूट डाउन। बिल्कुल, उन्होंने इंटरसेप्ट तो किया, लेकिन उनकी ट्रंप की स्टेटमेंट आने से पहले ये इंट्रूशन हुआ था, एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले। तो और इसके अंदर जो 2 Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स और साथ में 2 एस्कॉर्ट्स थे, जो 4 F-16 आए थे उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इनके फ्लाइट पाथ जो F-16 का है उसके सामने से डेंजरसली क्लोज होके पास से निकल के गए Su-35, उनको दिखाने के लिए क्या करोगे तो। और इसको कहते हैं एक बार हेड बम्पिंग भी पहले कर चुके हैं ये पहली बार नहीं है। और 2023 में भी ऐसा इंस्टेंस आया था जब इन्होंने F-22 को इस्तेमाल किया था। सर ये जो आप लोग आप एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं कि 2 वजह हो सकती हैं। नेटो का सुरक्षित कराओ, उनके अपने सुरक्षा खर्चों को बढ़ाओ ताकि वो यूक्रेन को मदद न दे सके। दूसरा ये कि नेटो की जो हवा बनाई हुई ना, उसकी असलियत दुनिया के सामने रखा जाए कि ये गुर्राते ज्यादा हैं, काटते कम हैं, या बल्ले काटने की क्षमता ही। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इस ब्रिंकमैनशिप में कहीं वाकई किसी दिन रशिया वर्सेस नेटो तो नहीं हो जाएगा? देखिए इसको कहते हैं एक्सीडेंटल एस्केलेशंस, इसकी वर्डिंग है जो हम लोग स्ट्रैटेजिक, ये होने की चांसेस होती है। मगर देखिए जिस तरह से नेटो और अमेरिका डरा हुआ है, देखिए आप कहिए अलास्का में ये नहीं कि पहली बार गए हैं, अलास्का में 3rd या 4th इनका इंट्रूशन है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि ऐसा नहीं कि उनको सोच आया कि अब मार दो, वो तो कह रहे हैं ना नेटो को
कि आता है एस्टोनिया वाले तुम मार दो। एस्टोनिया में 6000 की फौज है, साला 2 उसके पास है। जो तुम कह रहे हो करने के लिए करके दिखाओ ना, तुम करके दिखाओ ना, तुम सुपर पावर। तो सबसे बड़ी बात वो है जो आपने बताई, आपने बहुत पॉइंट आउट तो क्या ये नेटो वाले सोच रहे होंगे देश की हमको देखो आगे चढ़ जा बेटा, सूली पे भला करेंगे, ये वाली जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका खुद करके दिखाता है, इसका मतलब वो भी समझ रहे हैं। देखिए दिनेश जी, एक चीज तो है जो वर्ल्ड की, जो हम कहते हैं वर्ल्ड इज सेटिंग, जो वर्ल्ड ऑर्डर जो निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, उसमें ये दीज आर द पावर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो गया यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जितनी जल्दी लोग समझ जाएं, और उसके अंदर में सबका है, भारत भी एक पोल है, चाइना को ये बात धीरे धीरे समझ आ रही है। नहीं तो कहता हम पूरे रीजन में मैं ही दादा हूं, सारे मेरे नीचे, आप कहो जहां पना आप साफी जहां ना हो, वो तो होगा नहीं ना साहब। तो ये चीज जितनी जल्दी समझ लेकिन ये क्या किसी नेटो कंट्री में, एक तो अमेरिका ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, किसी नेटो कंट्री में ये मादा है क्या कि वो रशिया का अगर प्लेन वहां दिख जाए उसके हवाई क्षेत्र में तो उस पर अटैक कर दे? वो देखिए अटैक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लेटेस्ट जहाज भी है, टाइफून भी है, F-16 है, F-35 है, क्षमता पे सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके बाद क्या, लेकिन वो करेंगे नहीं। अब 2 चीजें आती है कि क्षमता है पर वो करेंगे नहीं। मुझे यहाँ पे ना फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो है, जिन्होंने स्पीच दी थी यूएन जनरल असेंबली के अंदर, बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अब आप मल्टीलैटरलिज्म का सोचिए, भूल जाइए ट्रांजैक्शनलिज्म को, और उन्होंने कहा है कि खोलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, 2 देश एशिया से लाइए, 2 लैटिन अमेरिका से लाइए, और परमानेंट वीटो हटाइए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूएन इफेक्टिव नहीं है। और अगर कोई भी यूएन का देश, चाहे वो कितना भी बड़ा और स्ट्रांग है, अगर वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहा तो उसकी वोटिंग पावर को छीनिए। अगर आप ये सर, फिनलैंड ने तो भारत की भी बहुत प्रशंसा की है, और भारत के बारे में भी कहा है कि भारत को एक्नॉलेज कीजिए, उसको उसका जो वेटेज है उस हिसाब से तस्लीम कीजिए। लेकिन सवाल ये है सर कि ये जो गुड सेंस है, विल इट रियली प्रिवेल? ये एक बड़ी बात है। अगली खबर देखिए, नेटो की धमकियों पर रूस का पलटवार। रूस को धमकी से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नेटो रूस की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ पर नेटो ने ऐतराज जताया था। रशिया खुद बहुत अच्छे से कैलिब्रेट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है कि किस एक्सटेंट तक वो जा सकते हैं, कितना कहेंगे और एक्चुअली कितना कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बॉर्डर पे किसने फोर्सेस लगाई हैं? नाटो ने लगाई हैं, चाहे वो फिनलैंड है, पोलैंड है, नॉर्वे है, लिथुनिया, एस्टोनिया, लातविया है या रोमानिया है। इन सब ने, जो रशिया के साथ बॉर्डर आते हैं, रोमानिया छोड़ दीजिए, वो सब पे सब नाटो फोर्सेस लगाई हैं। रशिया ने नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई रशिया ने? क्योंकि रशिया को मालूम है कि उसकी डिफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो कि स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, 5580 न्यूक्लियर बॉम्ब, 4380 ऑपरेशन, 1718 डिप्लॉयड, और साथ में ओर्शनिक मिसाइल, जरकॉन मिसाइल, किंजल मिसाइल, RS-28 सरमत मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सबकी रेंजेस 4 से 5000 किलोमीटर। वो उनको क्लियरली बता रहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो कुछ करो, मैं पूरा यूरोप को बर्बाद करके रख सकता हूं। और ये डर है यूरोप के अंदर। यूरोप कभी कुछ नहीं करेगा, और रशिया भी कभी पूरे यूरोप के साथ लड़ेगा नहीं। वो सिर्फ यूक्रेन में अपने गोल्स को फिल करेगा। अगली खबर देखिए जरा, और यहां ट्रंप कितनी समझदारी का काम कर रहे हैं या कितना अजीब काम कर रहे हैं, फैसला आप कीजिए। ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ का ऐलान किया। विदेशी फार्मा प्रोडक्ट पर 1 अक्टूबर से लागू होगा नया टैरिफ। ब्रांडेड पेटेंटेड दवाओं पर ट्रंप टैरिफ लागू होगा। इस फैसले से भारतीय दवा कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा। भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में प्रोडक्शन प्लांट लगाना जरूरी है। असल में ये जो ट्रंप काम कर रहे हैं वो 2 धारी तलवार है। वो 2 धारी तलवार इस तरीके से कि भारतीय कंपनियों पर अगर आप ये टैरिफ लगाते हैं और तब तक वहां पर वो प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं होता है और वहां के लोग वो खरीद रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि वहां कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, तो वहां के लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। लेकिन प्रत्यक्षता जो आपको सुनाई दे रहा है वो ये सुनाई दे रहा है कि अब 100% फार्मा में और भारत की फार्मा कंपनियां इससे प्रभावित होंगी। देखिए, जो 38% है जो हमारा जाता है वहां पर लाइफ सेविंग ड्रग्स जाते हैं। आप कैसे कर लेंगे? आप क्या बताते हैं कितना दिन बचा है 1 अक्टूबर आने? क्या आप सोचते हैं? इन्होंने तो ड्यूरिंग जब ये कोविड हुआ था तो इन्होंने हमारे से वो मंगवाया था मलेरिया की जो दवाएं होती हैं कि उससे हो जाएगा। हाँ, वो डॉक्टर बन गए थे कि ये खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। भारत ने भेजा भी था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाँ, मगर हमने उस समय शुरू किया और हमने जाकर के बनाया, वैक्सीन भी की। ये देखिए, ये अपने आप देखेंगे ये कैसे पुष्ट होता है। 1 अक्टूबर आने दीजिए,
इनको निकालने पड़ेंगे, लोग मर जाएंगे साहब। आपका भी यही अंदाजा है? बिल्कुल 50% जो जेनरिक ड्रग्स हैं जो कि इनके मेडिकेयर प्रोग्राम के अंदर जाती है, जो लोगों को मदद करती हैं, वो भारत से जाती हैं। और अगर इस पे कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो 219 बिलियन डॉलर इसने बचाए थे 2022 के अंदर। अब तो और भी बड़ी फिगर्स हैं मेडिकेयर एड के अंदर, क्योंकि भारत की सस्ती दवाइयां वहां जा रही हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं सर, टाइम अब परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया अपने एनालिसिस और इनसाइट्स के साथ यहां पहुंचने के लिए। आप सबसे भी इजाजत लेता हूं, नमस्कार। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात जो आप सभी को बतानी है, कल से यानी शनिवार से आपका पसंदीदा न्यूज चैनल टाइम्स नाउ भारत फ्री डिश नंबर 58 पर आपके लिए उपलब्ध होगा। नंबर 58, फ्री डिश पर 58 नंबर पर। कुछ नहीं बदला है, बस फ्री डिश का नंबर बदला है। आपको ये नोट करना है, फ्री डिश नंबर 58, और अपने दोस्तों यारों को भी बता देना है कि उनका पसंदीदा चैनल अब फ्री डिश में 58 नंबर पर उपलब्ध रहेगा। फ्री डिश चैनल नंबर बिल्कुल सही 58। थैंक यू सो मच।